6 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं हमसे। आवाज़ क्लियर है सबको? हाँ, यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने हमसे, डायगनल AC ऑफ ए पैरेलोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेलोग्राम, इतना बोला है। ठीक है, तो पैरेलोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाएंगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये सब कुछ जो भी थी। देखते हैं किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। ABCD एक पैरेलोग्राम है, इस पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा। बाइसेक्ट एंगल ए, इन्होंने कहा एंगल ए को बाइसेक्ट भी कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो एंगल ए को ये AC डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 अगर मैं लिखूं तो ये दोनों इक्वल हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है ना, क्योंकि AC जो है बाइसेक्स एंगल ए। ये हमारे को आपने बोला है। अब वो कह रहा है कि शो करो इट बाइसेक्स एंगल C ऑल्सो, ये C को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि C के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं इस लाइन की वजह से, इस डायगोनल की वजह से दो एंगल बन रहे हैं। ये दोनों एंगल भी इक्वल बताने को वो कह रहे हैं, यानी कि अगर मैं इस पर 3 और 4 नंबर डालूं तो ये दोनों इक्वल बताने को वो बोल रहे हैं। कैसे कर सकते हैं बताओ आप लोग, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कॉन्ग्रेंट करके CPCD से थे। अच्छा, और चितेश आपने क्या बोला है? सर सेम। सेम बोला है। और कुछ और कोई बोलना चाहेगा? अगर मैं ऐसे करूं, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये और ये पैरेलल होंगी लाइंस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CD पैरेलल टू AB, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसकी वजह से क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये एंगल 3 और ये एंगल 2 इक्वल होगा। वाई है ना, लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख दूँ एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल। ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया। अभी तक देखो मैंने सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया था, जो 1 और 2 इक्वल था वो किसकी वजह से इक्वल था? वो आपने एक स्टेटमेंट बोली थी कि एंगल ए को ये AC डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से मैंने लिखा 1 और 2 इक्वल। तो अगर मैं एंगल 2 को ग्रीन मार्क कर रहा हूँ तो क्या एंगल 1 को भी मैं ग्रीन मार्क कर सकता हूँ, या एंगल 1 को ऐसे मैं ऑरेंज ही मार्क करता हूँ या येलो मार्क कर देता हूँ, येलो शेड कर देता हूँ उस पर? क्या येलो वाला और ये ग्रीन वाला पार्ट इक्वल है? ये तो आपने दिया है। क्या ये वाला ग्रीन और ये वाला ग्रीन इक्वल है? 3 और 2, वो मैंने लिख दिया उसका रीज़न। अच्छा, क्या मैं इसी के जैसे मैं ये नहीं लिख सकता कि AD, वो जो आप कॉन्ग्रेंट करके कह रहे थे वो कर सकते हो, गलत नहीं है, मैं दूसरा तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। AD और CB पैरेलल है, वो तो सारे टीचर तो वो बताते ही बताते हैं, मैं उससे कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये देखो AD और CB क्या पैरेलल लाइंस हैं? सेम रीज़न से ना, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम आपने बोल दिया तो उसकी अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं भाई, उसकी प्रॉपर्टी में इंक्लूड है ये बात, तो ये पैरेलल होगा। क्या इसकी वजह से मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 और 4 इक्वल होगा? यहाँ पे उल्टा Z बन रहा है, यहाँ पे ये इसको लिया, इस लाइन को लिया और इस लाइन को लिया, ये उल्टा Z बन रहा है ना ऐसे करके। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए, पैरेलल लाइंस बन रही हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर वाली पोजीशन पे आ रहा है। तो जितना 1 होगा उतना ही 4 नहीं होगा? होगा। चलो डाल देते हैं। अब इन 3 बातों से देखना, ये हो गई पहली बात, ये हो गई दूसरी बात और ये हो गई तीसरी बात। इन तीनों बातों को जरा एक साथ कंबाइन करके देखना जरा क्या समझ में आता है। सबसे पहली स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ, 1 और 2 इक्वल है। 1 और 2 अपनी मर्जी से कोई कितने डिग्री का मान लो। अब ये दोनों एंगल मिला के एक्यूट एंगल बन रहा है, इतना तो हमें डायग्राम में समझ में आ रहा है। 1 और 2 मिला के एक्यूट एंगल बन रहा है, तो हम ऐसा ना ले ले कि एक्यूट या राइट एक्यूट से बड़ा, यानी कि या तो राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए, ऐसा मत सोचना अभी फिलहाल के लिए। ठीक है,
तो ऐसा करता हूँ, एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री का मान लेता हूँ। ये एंगल 1 कितने डिग्री का मान लेता हूँ? 30 डिग्री का। एंगल 1 पे 30 लिख दिया, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा? 30, पहली स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट पे आओ। 3 और 2 इक्वल है, जितना 3 लिखा है उतना 2 होना चाहिए, या जितना 2 लिखा है उतना 3 होना चाहिए। 3 तो मैंने अभी कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन 2 मैं लिख चुका हूँ कितने डिग्री का? 30 का। तो इसका मतलब 3 भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री का। हाँ जी। अब तीसरी स्टेटमेंट पे आओ, जितना 1 है उतना 4 होना चाहिए, या जितना 4 है उतना 1 होना चाहिए। तो 4 जितना है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 1 कितना है ये मुझे मालूम है। मैं अपनी तरफ से तुक्का मार चुका हूँ, इसमें 30 डिग्री का है, मैंने अपने से लेट करा है इसको। तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब देखना चारों एंगल कितने डिग्री के नज़र आ रहे हैं? सेम नज़र आ रहे हैं, इक्वल नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसके बाद ये लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ कंबाइन करके लिखता हूँ तो मुझे एक बात समझ में आती है। कौन सी? कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये चारों ही इक्वल है। अब जो सा जिसके इक्वल आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब कोई भी आप पे रोक नहीं है कि क्यों इक्वल है, मैं इस बात को प्रूव कर चुका हूँ कि चारों इक्वल हैं। मुझे किसकी ज़रूरत है? वो कह रहा है कि इट बाइसेक्स एंगल सी। ये वाली जो लाइन AC लाइन है ये एंगल सी को बाइसेक्ट करेगी। एंगल सी को बाइसेक्ट करने का मतलब था मुझे वहाँ पे 3 और 4 इक्वल दिखाना था। मुझे क्या इक्वल दिखाना था? 3 और 4। वो तो यहाँ पे मेरे को मिल गया, सारे इक्वल हैं, जिसको जिसके मर्जी इक्वल लिखो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब AC बाइसेक्स एंगल कौन सा था? ये C था। AC लाइन ये एंगल C को बाइसेक्ट करेगी, हमने प्रूव कर दिया इस बात को। अगर कोई दिक्कत ना आई हो तो मुझे बताओ, और कोई दिक्कत आई है तो भी मुझे बताओ। समझ में आया? ठीक है, तो इससे हमें और बेहतर समझ में आया कॉन्ग्रुएंट करने वाले पॉइंट से। हाँ, वो कर सकते थे, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कर सकते थे। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं आगे, क्या बोलने को कह रहे हैं? ABCD इज अ रोम्बस। सेकंड पॉइंट है ABCD रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज में अगर एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है और उसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो सबसे पहले वो क्या बन जाता है? रोम्बस। तो मुझे सिर्फ इसके अंदर क्या प्रूव कर देना चाहिए? इसकी सारी साइड्स इक्वल, इसकी सारी साइड्स इक्वल कर देनी चाहिए। लेकिन ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब उसकी अपोजिट साइड्स तो वैसे ही इक्वल हैं, आमने सामने वाली साइड्स तो वैसे ही इक्वल हैं। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इसको, अभी तक पैरेललोग्राम आपने बोला हुआ है और मैं इससे आगे बढ़ा ही नहीं हूँ, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ तो अगर ये 5 सेंटीमीटर की लाइन में मान लेता हूँ तो इसके सामने वाली भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर में, ऐसे ही आप 6 भी मान सकते हो, आप 7 भी मान सकते हो, लेकिन दोनों को अभी सेम नहीं मान सकते क्योंकि आपने बताया नहीं है कहीं पे भी। ये 10 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली भी कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। अब हमारे को क्या करना है? इसको रोम्बस बताना है। रोम्बस का मतलब इसकी चारों साइड्स इक्वल बतानी है। दो दो तो इक्वल हैं, आमने सामने वाली जब भी इक्वल हो तो बस मुझे एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर देना है। मुझे क्या कर देना है? एडजेसेंट साइड्स को, कोई सी भी दो लगातार साइड्स जोन सी आ रही हैं वो दो इक्वल हो जाएं। जैसे कि ये 10 है, ये 5 है, ये दोनों इक्वल हो जाएं, या ये 5 और ये 10 है, ये इक्वल हो जाए, या ये 10 और 5 है, ये इक्वल हो जाए, या ये 5 और 10 है, ये इक्वल हो जाए। कोई सा भी एक एडजेसेंट का पेयर उठाओ और उनको इक्वल कर दो। तो यहाँ पे बड़ा आसान है। आप, ये मैं ब्लू शेड कर रहा हूँ इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले पे ब्लू शेड वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे एक बात नजर आ रही है कि इसके दो एंगल बराबर हैं। ये भी 30 डिग्री का है और वो भी 30 डिग्री का है। मैं इस बात को प्रूव कर चुका हूँ कि 1 2 3 4 ये चारों के चारों एंगल्स बराबर हैं, इक्वल हैं। अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या मैं 2 और 4 को इक्वल लिख सकता हूँ? हाँ, तो मैं अभी 1 और 3 को इक्वल लिख रहा हूँ और यहीं पे समझ लो, फिर मैं लिख नीचे दूंगा। अब ऊपर वाला जो ट्रायंगल है जिसको मैंने ब्लू शेड करा है वो है ACD। ऐसे बनाइए, ज़्यादा ही छोटा बन गया, थोड़ा बना बना देते हैं। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी कि यहाँ पे अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। हाँ जी, यहाँ लग सकता है ये वाला, तो वही लिख देंगे हम, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, करते हैं, इस बात को लिख देते हैं पहले। इन ट्रायंगल, क्या था नाम इसका? ADC। आप फिगर में देख के चलो, ADC। अब इस ट्रायंगल के अंदर मैं कौन से दो एंगल्स उठा रहा हूँ? नंबर 1
और नंबर 3, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 3 इक्वल है। ये मैंने इस जगह पे इस बात को प्रूव किया है, फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ फोर्थ पॉइंट ऐसे वाला डाल देता हूँ, रोमन वाला, ठीक है। तो क्या था, एंगल 1 एंगल किसके इक्वल था, 3 के ना, 3 था ना वहाँ पे, हाँ 3 है। ये मैंने इस फोर्थ वाले पॉइंट से उठाया इस पॉइंट को कि 1 और 3 को भी इक्वल लिख सकता हूँ, 1 और 2 को भी लिख सकता हूँ, 1 और 4 को भी लिख सकता हूँ। ये सब आपस में इक्वल है, किसको किसके भी इक्वल दिखाना यहीं से उठा के दिखा दूंगा मैं। एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर 1 के सामने है DC और 3 के सामने है AD, तो DC इज इक्वल टू AD, DC इज इक्वल टू AD। रीजन डाल देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी डाल दी कि इस प्रॉपर्टी की वजह से ये चीज़ इक्वल हुई है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो जाएगा, 2 और 4 इक्वल है तो 2 के सामने वाली साइड अब लेने की जरूरत नहीं है, दूसरे में लेने की जरूरत नहीं है, काम बन जाएगा, एक पेड़ से भी काम चल जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, एज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यही बताया हुआ आपने कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी ना। तो AB इज इक्वल टू, AB के सामने कौन सी आ रही है, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC वो मैं पहले लिख चुका हूँ, 10-10 सेंटीमीटर और 5-5 सेंटीमीटर। अभी मैंने जो एक पॉइंट बनाया ये वाला DC इज इक्वल टू AD, इसको मैं 5th पॉइंट डाल देता हूँ, ठीक है। और ये वाले जो दो नए पॉइंट लिखे हैं इनको मैं 6 पॉइंट डाल देता हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। अब जरा इस पे फोकस करो, 6 वाले को तो मैंने ऊपर लिख दिया 5-5 सेंटीमीटर और 10-10 सेंटीमीटर। जब मैंने 5th वाले पॉइंट को उठाया तो उसमें देखना DC और AD इक्वल होना चाहिए। DC को देखना कितना लिखा है, DC को लिखा है 5 और AD को लिखा है 10, लेकिन अभी प्रूव करा कि भाई DC और AD तो इक्वल होना चाहिए। अगर ये 5 लिखा है तो यहाँ तो इसको भी 5 करो, अगर इसको 10 मानते हो तो फिर इसको भी 10 मानो, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, 5 को 5 रहने देता हूँ, इसको हटा के 5 कर देता हूँ, क्योंकि 5th पॉइंट में मैंने प्रूव कर दिया कि DC और AD इक्वल है, जितना DC होगा उतना AD लिखना पड़ेगा आपको। तो वो 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अगर ये 5 है तो ठीक इसके सामने वाली भी 5 होनी चाहिए। अब देखो कितनी सेंटीमीटर, क्योंकि सारी साइड 5 5 5 5, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल हो गई ना। तो यानी कि इस 5th वाले पॉइंट से और 6th वाले पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से मैं चारों साइड्स को इक्वल लिख सकता हूँ। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये वाला पॉइंट समझ में आया है, जो भी मैंने लिखा लास्ट, सभी को समझ में आया है। ये आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। देखो जब भी चारों साइड्स इक्वल करनी है तो आप सिंपल से एक बात समझना, अगर कहीं पे आपको ये पता था कि वो जो मेन फिगर में चारों साइड्स इक्वल करनी थी, यानी कि पैरेललोग्राम होना चाहिए, वो नहीं है तो कहीं ना कहीं आप पैरेललोग्राम उसको पहले प्रूव करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन का पार्ट था वो पैरेललोग्राम था, तो मैंने उसको प्रूव नहीं करा कि वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने का मतलब है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की साइड्स इक्वल हो जाएं, उसके बाद सिर्फ आपको एक काम करना है, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दो। एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं या तो हम उस टाइम पे दोनों डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज उठा के एडजेसेंट ट्रायंगल्स को इक्वल कर कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, उसके बाद वो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती है। यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट कुछ नहीं करा, किसी ना किसी प्रॉपर्टी का यूज करके एडजेसेंट साइड्स को मैंने इक्वल बता दिया। एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, आमने सामने की साइड्स इक्वल हो गई, तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएगी। वो क्यों लिखी वो मैंने आपको ऊपर 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर एग्जाम्पल लेकर समझा दिया, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर सारी साइड्स इक्वल हो गई तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम जो भी था वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो पहला रोम्बस बन जाएगा, उसके बाद उसमें सिर्फ रेक्टेंगल ही बन सकता है, अब आगे और कुछ करने की उसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कौन सा करा अभी हमने? 6 करा है। 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में इन्होंने बोला है हमसे कि ABCD इज अ रोम्बस, एक रोम्बस है, पहले से ही बोल दिया अब एक रोम्बस है। शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा डायगोनल और एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा डायगोनल, दोनों को बाइसेक्ट करेगा, ये अब हमें खुद ही बताना है। तो एक रोम्बस बना लेते हैं। और यहाँ पे ABCD इसका नाम दे देते हैं, ABCD, ये एक रोम्बस है। अब वो कहना है कि इसके अंदर जो AC डायगोनल है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूव करना है। 1 और 2 अगर नंबर डालता हूं तो ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, एंगल A को भी करेगा, एंगल C को भी करेगा, यानी कि अगर मैं इस पर 3 और 4 डालता हूं तो 3 और 4 भी इक्वल करना है। ठीक है, तो कैसे करें? और फिर आगे क्या बोलते हैं? एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D। BD जो है B को भी और D को भी दोनों को बाइसेक्ट करेगा। बाहर कोई बीड़ी पी रहा है, उसकी स्मेल अंदर आ रही है यार, एक सेकंड के लिए वेट करो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A। एक सेकंड, ABCD is a rectangle, ABCD रेक्टेंगल है जिसके अंदर in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। एंगल A को भी और एंगल C को भी AC जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें बता रखा है रेक्टेंगल के अंदर। शो दैट ABCD इज स्क्वायर, वो एक स्क्वायर होगा, ये बताओ। डायगोनल BD बाइसेक्ट्स B और D, BD को बाइसेक्ट करेगा BD डायगोनल। तो पहले हम ABCD को स्क्वायर प्रूव करते हैं। पहले हमें दिया क्या है? ये रेक्टेंगल दिया, तो रेक्टेंगल जैसे, हाँ जी सर मैं वो भूल गया कि वो किसकी प्रॉपर्टीज में ये होता था, मतलब किसकी प्रॉपर्टी में होता था कि उसका डायगोनल उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा, एक तो स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है। ये एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया और यहाँ पे इसका नामकरण कर दिया A, B, C और D। ठीक है, अब इसके अंदर कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब इसके अंदर क्या चीज़ प्रूव करनी है? उसको स्क्वायर तक ले जाना है, स्क्वायर बनाना है। और हमें दिया क्या हुआ है कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और C को। चलिए AC डायगोनल मैं टूल का यूज़ कर लेता हूँ। ये AC डायगोनल जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि अभी फिलहाल लग तो नहीं रहा बाइसेक्ट करता हुआ ना, लेकिन हो रहा है। जब बाइसेक्ट वैसे रेक्टेंगल के अंदर करता भी नहीं है, किसके अंदर बाइसेक्ट करता है? या तो रोम्बस के अंदर या स्क्वायर के अंदर। तो वो कह रहा है स्क्वायर तक पहुंचाना है इसको, तो स्क्वायर तक पहुंचा रहे हैं। आप अभी तो फिलहाल हमें मालूम नहीं है ना कि भाई, मालूम ये है कि आपने बता दिया कि डायगोनल्स को डायगोनल जो है अपोजिट एंगल्स को ये बाइसेक्ट कर रहा है, C को भी और A को भी। चलिए तो लिख देते हैं 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। अच्छा, अब इसको कहाँ तक ले जाना है? स्क्वायर तक। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। और मेन अगर यही प्रॉपर्टी लग जाए, हाँ सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल 90 के, तो वो एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल या एक पैरेललोग्राम कहाँ तक पहुँच जाएगा? सीधे ही स्क्वायर तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल दिया है, तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर लग जाएंगी, किसी प्रॉपर्टी में आपने रोक नहीं लगाई। ठीक है, इसको स्क्वायर तक ले जाना है, तो स्क्वायर तक ले जाना है। तो मैंने कि मुझे मालूम है इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, मुझे मालूम है इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, मुझे मालूम है अपोजिट साइड सारी इक्वल, वो पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड में क्या क्या बताऊँ। स्क्वायर बताना है तो मुझे मेन 2 प्रॉपर्टीज उठानी पड़ेंगी। कौन सी? सारे एंगल 90 के, तो सारे एंगल 90 के तो रेक्टेंगल के भी होते हैं, तो ये तो एक गिवन पार्ट में डाल देंगे हम। ठीक है, अब मुझे और क्या बताना है? ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, अब रेक्टेंगल की सारी साइड्स मुझे इक्वल बतानी पड़ेंगी, तो वो स्क्वायर तक पहुंचेगा। तो मुझे जो प्रूव करना है वो सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है एक तरीके से। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है वो डाल के चलूंगा।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गिवन में ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो मतलब क्या क्या बातें इसके अंदर मालूम होंगी? इसके अंदर ये चीज़ मुझे मालूम होगी, एक सेकेंड, कि ए बी सी और डी ये चारों एंगल्स जो हैं 90 डिग्री के हैं, ये मुझे मालूम होगा। ठीक है। रेक्टेंगल की और प्रॉपर्टीज, ये पैरेललोग्राम भी है, ये भी एक तरीके से मालूम है। तो सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज इसके अंदर इंक्लूड होंगी। गिवन में ये चीज़ें आ गई एक तरीके से। ठीक है। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है, ये है ना फर्स्ट पार्ट। तो पहले मैं इसी को प्रूव कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वाला पार्ट में लेके चल रहा हूँ। पहले इसके लिए काम करते हैं। तो ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है, तो मुझे ये चीज़ नहीं प्रूव करनी चाहिए कि मेन प्रॉपर्टीज में डाल रहा हूँ कि चारों एंगल 90 के होने चाहिए, वो तो दे ही दी है। अब मैं उसको अलग से क्यों लिखूँ? जो प्रूव करने के लिए रह गया वो रह गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। वैसे तो और ऑल एंगल्स आर इक्वल भी मुझे मुझे बताना पड़ेगा। वो बताना क्या पड़ेगा भैया? मुझे प्रूव नहीं करना पड़ेगा, वो आपके गिवन पार्ट में से मैं उठा लूंगा। ठीक है। यानी कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, एक तरीके से मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये चीज़ मुझे एक तरीके से प्रूव करनी है स्क्वायर बताने के लिए। ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो इसमें से एक चीज़ तो एक तरीके से मुझे मालूम ही है ना, सारे के सारे एंगल्स रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं, तो मैं इसमें इंक्लूड कर लूँगा वो डायरेक्टली, मुझे वो चीज़ प्रूव नहीं करनी पड़ेगी। तो सिर्फ मेरा काम रह गया ऑल साइड्स आर इक्वल वाला। तो इसका प्रूफ हम किस पेन से लिखें? ब्लू पेन से लिखते हैं। हाँ जी, कैसे करें? अभी जो ऊपर करा था कि सारी साइड्स इक्वल बतानी है, तो सबसे पहले उस फिगर को क्या होना चाहिए? वो क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम कम से कम होना चाहिए, या फिर मैं उसको पैरेललोग्राम तक लेके जाऊंगा। तो रेक्टेंगल है तो भैया वो पैरेललोग्राम तो है ही ना, अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं ही। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सिंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आपने दे रखा है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ही होंगी, रीजन डालना है तो अलग से डाल दो। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल या रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, जैसा चाहो वैसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये हो गया। तो फिर मैं उसी तरीके से समझा देता हूँ। अभी मुझे क्या मालूम है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यानी कि अगर ये वाली 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 होनी चाहिए, और अगर ये वाली 10 सेंटीमीटर की मानती हो तो ये वाली 10 होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसको भी 5 ही क्यों नहीं मान लेते? तो मतलब कि आप सारी साइड्स तो पहले से इक्वल मान के चल रहे हो, तो फिर प्रूव करने के लिए क्या बचा आपके पास? कुछ भी नहीं बचा। तो ये इसलिए सारी साइड्स इक्वल मान के नहीं चलूंगा। हाँ, रेक्टेंगल है तो आमने सामने वाली साइड्स तो इक्वल होंगी। अगर ये वाली 5 तो ये वाली भी 5, अगर ये वाली 10 तो ये वाली भी 10 होगी। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि सारी इक्वल हैं, ये तो मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो जब भी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हो तो सारी इक्वल करने के लिए मुझे एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर देना चाहिए। एडजेसेंट साइड्स में कोई सा भी 2 साइड्स ले लो साथ साथ, एडजेसेंट मतलब एक के साथ दूसरी वाली। तो देखो इस ट्राइंगल के अंदर जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसको मैं शेड कर देता हूँ। कौन सा? ब्लू शेड या ब्लू शेड करता हूँ। इस ट्राइंगल में देखो आराम से मैं कर पा रहा हूँ, एडजेसेंट साइड्स जो हैं इक्वल, यानी कि इसकी 2 साइड्स इक्वल करनी है, आराम से कर पाऊंगा। कैसे करूँगा? तो ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर ही लिया है, तो बस फटाफट लिख देता हूँ मैं उसको। आपने दे रखा है कि जो ए सी डायगनल है ना, एंगल ए को भी और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। इस पॉइंट को अगर मैं उठाऊं तो मैं लिख नहीं सकता कि 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, ये चीज आपने दे रखी है। ठीक है, अब मैं ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी, मतलब कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी, तो वहाँ पे उल्टा जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि 1 और 4 इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस ले रहा हूँ, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये दोनों एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इन पैरेलल लाइंस में
ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं और ये इक्वल होंगे। बस इतने से आपको समझ में आ रहा है कि चारों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये फर्स्ट पॉइंट से और सेकंड पॉइंट से। अभी मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। 102 इक्वल, 102 इक्वल गिवन है, ये 30 ऐसे ही ले रहा हूँ, ये 30, ये मत सोचना कि 30 कहाँ से उठा रहे हैं, कोई सा भी एक्यूट एंगल ले सकते हो, 40 लेना 40 ले लो, ठीक है। दोनों 40 के हो गए। 3 और 4 इक्वल होंगे। अब 3 और 4 इक्वल होंगे तो ये दोनों 50 के भी तो लिख सकता हूँ, दोनों 60 के भी लिख सकता हूँ। आपने ये तो अभी तक बताया नहीं मुझे। देखो पहली दो स्टेटमेंट के हिसाब से चारों इक्वल नहीं हुए, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसका ये वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर में लेता हूँ, पहले 1 और 4 को ले लेता हूँ। जितना 1 उतना 4, 40, जितना 1 उतना 4। अब दूसरे वाले पॉइंट को उठाता हूँ, 3 और 4 वाले को, जितना 4 उतना 3। अब हो गए चारों एंगल्स इक्वल। तो यानी कि इन तीनों पॉइंट्स को लिया मैंने, इसको भी लिया, इसको भी लिया और इसको भी लिया। किन्हीं दो को लेके मैं चारों इक्वल नहीं कर सकता था, किन्हीं दो को लेके मैं चारों इक्वल नहीं कर सकता था, मुझे ये तीनों पॉइंट्स लेने ही होंगे। आपने देखा होगा मैंने जहाँ पे भी चारों एंगल्स को इक्वल करा है वहाँ पे 3-3 पॉइंट लिए हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे थोड़ा काम करना आप, और बड़े आराम से समझ में आ जाएगा इस पर काम करना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने 2 पॉइंट इकट्ठे उठा लिए हैं, सेकंड वाले पॉइंट में एक ही पॉइंट लिया है। तो 1 और 2 से मेरे को पता चला कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। यार ये तो वैसे ही इक्वल थे, मैं इतना लंबा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो रेक्टेंगल मान रहा हूँ और चारों एंगल्स इक्वल बता रहा हूँ तो मैं इतना लंबा काम क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे बताया भी नहीं आप में से किसी ने। सर पर हमारे स्कूल में प्रूव करने को कहा था, प्रूव कैसे करेंगे? किसको प्रूव करने को कहा है? एंगल्स 90। सारे एंगल ये 90 के बताने को बोला है? यस नहीं देखो मेरी बात सुनो चितेश, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। फिर अगर वो चीज वो प्रूव करी होगी ना उन्होंने, तो यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल लेके चले होंगे वो, अदरवाइज कर ही नहीं पाएंगे ना, कर ही नहीं पाएंगे। डायरेक्टली लेके कैसे उसको, चारों एंगल्स इक्वल हैं तो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी तुम उठा के चलोगे ही चलोगे, या तो तुम कहोगे डायगोनल्स इक्वल हैं, अदरवाइज मैं एडजेसेंट एंगल्स ये वाले एंगल्स को इक्वल नहीं दिखा पाऊंगा उसके बिना, और फिर मैं वहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है तब जाके 90 दिखाऊंगा। तो ये सब बेकार की बातें, अगर वो करा रहे हैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं स्कूल टीचर्स। अगर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे 90 का प्रूव करना पड़ेगा, भाई क्यों करना पड़ेगा? ना तो आपने कहीं कहा है मुझे प्रूव करने को, ठीक है, ना आपने कोई प्रॉपर्टी हाइड करने को बोला हुआ है, आपने साफ साफ बोला है वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की जोन सी बातें आपने प्रूव करने को बोली हैं, उसको छोड़ के बाकी सारी मेरे को मालूम है, ये मैं मान के चलता हूँ। अगर ये नहीं ले रहे तो आपने 90 अगर करा भी है ना, तो एक ना एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को उठा के करा होगा, आप देख लेना। फिर आप उनसे पूछो कि अगर आप कहते हो कि डायगोनल्स इक्वल है तो फिर तो ऐसे इसमें डायगोनल भी इक्वल नहीं दे रखे, फिर वो भी प्रूव करो। वो कैसे प्रूव करोगे? तो रेक्टेंगल की कोई ना कोई एक बात को लेके ही हम दूसरी बात को प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज कर ही नहीं पाएंगे। ये पूछना उनसे जरा एक बार, या आपने जहाँ करा होगा ना वो मुझे दिखाना, या आप अभी खुद खोल के देखो उस फाइल को कि वहाँ पे डायगोनल्स इक्वल लिए कि नहीं लिए, ठीक है। तो फिर ये तो बेकार की बेतुकी बात है कि अगर आप डायगोनल्स इक्वल लेके चल रहे हो दैट मीन्स आप रेक्टेंगल मान रहे हो ना, और रेक्टेंगल तो बोला ही है उन्होंने, तो फिर डायगोनल्स वाली बात कहाँ बोली उन्होंने इक्वल है, फिर वो क्यों लेके चल रहे हो? तो यहाँ पे मुझे 90 नहीं दिखाना, ये अंडरस्टूड है कि भैया आपने रेक्टेंगल दे दिया और आपने सिर्फ ये चीज़ बोली है कि एक और सी को बाइसेक्ट कर रहा है और प्रूव करना है वो स्क्वायर है। तो ये तो अब हो गई कि एक 90 वाली बात तो उसके अंदर आ गई, जो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज है वो मान के चलूंगा। इस क्वेश्चन में बल्कि मुझे ये चीज़ भी करने की जरूरत नहीं थी, मैं इस चीज़ को बता रहा था कि इतना भी करने की जरूरत नहीं थी जो मैंने कर दिया ये वाला। क्यों करने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको अब लिख के दिखा रहा हूँ। ये ग्रीन वाला पार्ट चाहो तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये रेक्टेंगल आपने दे दिया तो मैं मान के चलूंगा कि उसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। अगर आपको कहीं डायगोनल वाला पॉइंट लेके काम करना है तो आप कर लेना, ये उसकी प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है, मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके सारे एंगल 90 के होते हैं, ये भी मैं मान के चलूंगा, ठीक है। फिर ऐसे उनसे पूछो कि फिर आप ये रेक्टेंगल में कौन सी चीज़ को मान के चल रहे हो, क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इस चीज़ को मान के चल रहे हो, फिर इसको भी प्रूव करने बैठ जाओ। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसको भी प्रूव, तो फिर किसी पॉइंट को भी हमारे क्वेश्चन में उठा के नहीं चलेंगे, क्योंकि वो आपने दिया ही नहीं है। तो आपने जब इतना बड़ा बड़ा रेक्टेंगल लिख दिया तो फिर अब क्या बचा मेरे पास? जो बच गया मैं वही तो प्रूव करूंगा स्क्वायर बनाने के लिए।
स्क्वायर के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल होती है, वहाँ पे सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, बस बाकी सब तो आ गया उसके अंदर। सर डायगोनल का भी होता है। डायगोनल का डायगोनल बाबू वो तो पॉइंट अपने आप फिर डल गया ना, उसके अंदर डायगोनल उसके भी इक्वल होते हैं, डायगोनल इसके भी इक्वल होते हैं, क्या कहाँ प्रॉब्लम आती है बताओ? रेक्टेंगल के क्यों नहीं इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल के भी इक्वल और इसके भी इक्वल होते हैं ना, रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं, इसके भी इक्वल होते हैं। उसको प्रूव नहीं करेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम करना है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल करेंगे, अपोजिट तो वैसे इक्वल है, सारी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, एक रेक्टेंगल के अंदर अगर आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसका यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के दिखा रहा हूँ और उस पर थोड़ा सा काम करके दिखा रहा हूँ। देखो डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा। ये है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल स्क्वायर बनने के लिए क्या हो रहा है? देखो ये रेक्टेंगल है आपके सामने। अरे भाई कहाँ गया तू? ये रहा रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल में क्या हो रहा है? देखो बन गया स्क्वायर। क्या करा है मैंने? सिर्फ इसकी साइड्स बराबर करी हैं। साइड्स बराबर करते ही रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन गया। तो कोई फर्क उसकी प्रॉपर्टीज में और इसकी प्रॉपर्टीज में नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज उसकी आती जा रही हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल, सारे एंगल 90 के, एंगल कोई चेंज नहीं हुआ है, एंगल वैसे ही चलता जा रहा है। ये था रेक्टेंगल। मैंने वो ब्रेक किया। क्या है फिर उसके अंदर? वो अपने रजिस्टर में सर वही वो डायगोनल लेकर। फिर क्यों ले रखे हैं? पूछो उनसे, कहाँ दे रखा है उन्होंने डायगोनल? बेकार की बात करिए, बिल्कुल बेकार की, बच्चों वाली बात इसे बोलेंगे हम। रेक्टेंगल है तो भैया डायगोनल इक्वल लेके चल रहे हो, फिर 90 का क्यों नहीं लेके चल रहे हो? 90 का भी तो होता ही है। फालतू की बात बोली हुई है। तो आप इन पॉइंट्स को मत लिखना, यहाँ पे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा शॉर्ट इसका और तरीका बता देता हूँ। मैंने देखा है इस चैप्टर के अंदर बहुत से टीचर अटपटी बातें कर रहे होते हैं, बेतुकी बातें, क्वेश्चन को लंबा खींच रहे होते हैं जान के। तो यहाँ पे एंगल ए क्या बताना था मेरे को? सारी साइड्स इक्वल, मतलब कि बेसिकली नीड थी मुझे 1 2 3 4 को इक्वल बताने की। ठीक है, एक तो मैंने वो ग्रीन वाला पार्ट करके बताया था, वो लिख सकते हो अगर थोड़ा लंबा दिखाना है आपको तो, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, ये दोनों 90 के होंगे क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अपोजिट के सारे 90 के होते हैं, तो अपोजिट यहाँ पे जरूरत पड़ी तो मैंने अपोजिट को लिख दिया कि 90 के। ठीक है, तो इसका आधा और इसका आधा भी इक्वल होगा। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ एंगल से आप 3 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब 1 2 3 और 4 चारों के चारों इक्वल हो गए। ठीक है, तो इतना छोटा करके भी आप लिख सकते थे। ओके, इतना क्लियर? इसके बाद मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल, सारा फोकस है एडजेसेंट साइड्स इक्वल करने का। एडजेसेंट साइड्स में ब्लू वाले ट्रायंगल में ले रहा हूं। इन ट्रायंगल एबीसी आपको दिखता रहे ताकि इतना, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। एबीसी ट्रायंगल के अंदर ये चाइनीज किसने लिखी हुई है अपने उसके अंदर? ये कौन है लास्ट में भैया? वंश ने। अच्छा, वंश ही है। एबीसी ट्रायंगल, मुझे लगा चाइनीज सीख रहा है आजकल ये। इन ट्रायंगल एबीसी 1 और 3 इक्वल है। 1 और 3 यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, 1 और 3 इक्वल है। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए में 1 आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सी में 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 और 3 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 इक्वल है। तो एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 के सामने वाली साइड कौन सी आ गई? बीसी, और 3 के सामने वाली साइड आ गई ए बी। रीजन वही आ जाएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी, अब इस पॉइंट को उठा लो और इस पॉइंट को उठा लो, यानी कि इस पूरे पॉइंट को मैंने डाल दिया फर्स्ट पॉइंट और इस वाले पॉइंट को डाल दिया सेकंड पॉइंट। फिर वही वाला काम रिपीट होगा जो मैं अभी आपको लिख के बता रहा था बार बार। वो 5 5 और 10 10 लिख दिया था इस वाले फर्स्ट पॉइंट को लेके। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, इन दोनों को 5 5 मान लिया तो इसको 10 माना तो ये भी 10 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जो पॉइंट प्रूव करा उसमें BC और AB इक्वल हो गया है। जितना BC उतना AB होना चाहिए। तो BC को कितना लिखा है? 10 ना, तो AB को भी 10 लिख दो।
ठीक है, तो जितना ए बी उसके ठीक सामने वाला भी उतना होना चाहिए, तो ये भी 10 हो जाना चाहिए। तो सारी साइड्स कितनी कितनी हो गई, 10-10 सेंटीमीटर की हो गई, यानी कि एक रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल होते ही वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये रहा सेकंड, ये रहा फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ये वाले पॉइंट्स को उठाया है, तो मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा हूँ ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी all sides are equal, therefore ABCD is a square। एक रेक्टेंगल के अंदर सारी साइड्स इक्वल होते ही वो बन जाएगा एक स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। आगे क्या बोला इन्होंने, डायगोनल BD बाइसेक्स एंगल B एंड D। चलो अब मैं इसको स्क्वायर तक पहुंच चुका हूं ना, अब मैं स्क्वायर बना लूंगा इसको, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे मैंने इसको स्क्वायर बना दिया। ये सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ प्रूफ उसका लिख रहा हूँ। ABCD कैसे लिखा हुआ उन्होंने, अच्छा उन्होंने तो दिया ही नहीं था, हमने खुद लिखा था ABCD, ABCD। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो BD डायगोनल है वो एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा और D को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि अब मैं यहाँ पे अगर नंबर डाल दूँ 1 2 3 4 तो ऊपर डाल चुका हूँ, रिपीट में कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एक अलग डायग्राम बनाया है इसके लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 लिखूंगा चलेगा, लेकिन इस पर भी टीचर पंगा उठा लेते हैं कभी कभी, उठाना चाहिए नहीं, तो मैं नंबर अलग डाल देता हूँ 5 6 7 8। अब यहाँ पे कर रहे हैं काम लेके प्रभु का नाम। अब ये स्क्वायर बन चुका है, ऑल साइड्स आर इक्वल हो चुकी हैं। बड़े आराम से इस टाइप का काम तो पहले कर चुके हो रोम्बस वाले केस के अंदर। रोम्बस के अंदर मुझे बिल्कुल सेम है जो रोम्बस वाला करा था ना, चाहे तो इसके जैसा ही ले लो चाहे ये वाला ले लो, कि ये एक रोम्बस है, इसके अंदर एक डायगोनल। अब ये समझो BD वाला पार्ट जो यहाँ पे नहीं करके दिखाया था ना, वो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, तो ये वाला आप यहाँ पे पेल देना, ठीक है, क्योंकि BD का काम आ गया, वही वहाँ पे BD वाला छूटा हुआ था, तो BD वाला काम यहाँ वाला सेम यही कॉपी पेस्ट उधर कर देना, ठीक है। समझ लो क्या है, आसान तो है, पल्ले पढ़ चुका होगा। अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो मतलब कि आज के क्लास के जितने क्वेश्चन है वो आपको सबको, जिनको नहीं ये क्वेश्चन अभी कैच कर पा रहे कि यार ये कैसे होगा, तो वो एक बार ही सारे क्वेश्चन रिपीट जरूर कर लेना, क्योंकि आज की क्लास के जितने क्वेश्चन अभी तक करे हैं ना हमने, वो सारे एक जैसे ही हैं लगभग। तो कैसे करें, यहाँ पे मैं कॉन्ग्रुएंट कहीं नहीं करा रहा हूँ, ज़्यादा आसान लगेगा आपको कॉन्ग्रुएंट से, ये जिस तरीके से मैंने आपको कराया है। तो एक ट्राइंगल के अंदर अब मुझे पता चल गया ना, इस जो पहले क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल पार्ट था मैंने फर्स्ट पॉइंट में उसको स्क्वायर प्रूव कर दिया है। अब फर्स्ट पॉइंट के बाद आपने दूसरा पॉइंट उठाया है कि BD इसका डायगोनल जो है वो B को भी बाइसेक्ट करेगा और D को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि मैं अब स्क्वायर के अंदर ये काम करना चाह रहा हूँ। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इस बात को मैं पहले बता चुका हूँ, एक तरीके से प्रूव कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इन ABCD, मैं कोई वर्ड नहीं डाल रहा यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल, मैं ABCD सिर्फ डाल रहा हूँ। ABCD के अंदर AB इज इक्वल टू AD लिख सकता हूँ, इस बात को मैंने ऊपर प्रूव करा है, ठीक है, प्रूव्ड अबव, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म PA डाल दिया मैंने। AB इज इक्वल टू AD, ठीक है जी। तो AB के ठीक सामने वाला एंगल और AD के ठीक सामने वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, वही ट्राइंगल के अंदर वाली बात लिख रहा हूँ मैं। इन ट्राइंगल ये चीज़ हटा के यही डाल देता हूँ, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर AB इज इक्वल टू AD, ऊपर प्रूफ किया है इस बात को, ठीक है। तो AB के सामने कौन सा एंगल आ रहा है 7, AD के सामने कौन सा एंगल आ रहा है 5, ठीक है जी। इसको एक पॉइंट डाल देते हैं, क्या डालूं, इस तरीके का डाल देते हैं फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब वही Z वाला पॉइंट उठा सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 8 के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइंस पे Z बनता है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो
इक्वल होते हैं। ठीक है जी। ऐसे यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, यहाँ पे उल्टा z बन रहा है, नज़र आ रहा है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो कह सकता है, समझ में आना ज़रूरी है। अगर टाइम लगा के मैं समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट बार बार बोल के प्रॉपरली डायग्राम पे काम करके बता रहा हूँ, तो समझ में आना भी चाहिए। बाद में ये ना हो कि जीरो जैसे थे वैसे के वैसे ही, कुछ समझ में आना चाहिए। 7 6 के इक्वल, सेम रीज़न से। ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप देखो तो सारे एंगल्स इक्वल हो गए हैं। ऐसा पहले भी कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे वही वापस से लिख के दिखा रहा हूँ। अगर 7 की वैल्यू आप 50 डिग्री मान लेते हो तो 5 की वैल्यू भी 50 डिग्री लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी 5 की वैल्यू उतनी 8 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जितनी 5 की वैल्यू उतनी 8 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट से ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये भी 50 डिग्री हो गया। जितनी 7 की वैल्यू है उतनी 6 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ये थर्ड पॉइंट में प्रूव करा। अरे इसके बाद तो सारे 50-50 डिग्री के बन गए, यानी कि चारों एंगल इक्वल हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं 5 6 7 8 चारों के चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे। 5 इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 7 इक्वल टू 8। ठीक है, चारों एंगल इक्वल हो गए। अब जिसको जिसके इक्वल लिखना लिख लो। हमें बताना था कि बी डी जो है एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा था, डी को भी बाइसेक्ट कर रहा था, यानी कि मुझे बताना था 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है। लिख लो 5 6 के इक्वल है एंड 7 8 के इक्वल है। मैं लिख सकता हूँ क्योंकि चारों ही इक्वल है ना। जिसको जिसके इक्वल लिखना चाहते हो अपने क्वेश्चन की कंडीशन को देखो और वैसे लिख दो। ठीक है, देयरफॉर बी डी बाइसेक्स एंगल डी एंड बी। यही पूछ रहा था वो हमसे, यही कह रहे थे वो हमसे करने को कि बी और डी को बाइसेक्ट करेगा। अगर बात समझ में आई है तो बताओ, नहीं आई तो मुझे बताओ। आ गई, ठीक है। आठ तक हो गए ना? हाँ, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD. BD डायगनल के ऊपर P और Q पॉइंट दो लिए गए हैं, ये हमारे को दिख रहा है डायग्राम के अंदर। और ABCD क्या है? पैरेललोग्राम वर्ड यूज़ कर रहा है। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज डाल दूंगा मैं यहाँ पे। अगर कुछ प्रॉपर्टी प्रूव करने को बोली होंगी तो वो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी इन्होंने प्रूव करने को नहीं बोली। इसका सीधा सही मतलब है पैरेललोग्राम की 6 की 6 प्रॉपर्टीज आप इसके अंदर डाल सकते हो जहाँ पे आपको जरूरत हो। अच्छा, 2 points P and Q taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. DP और BQ इक्वल है, जितना DP है उतना ही BQ है। ठीक है जी, BQ और DP। ठीक है, सी फिगर 8.20। हाँ जी, देख लिया हमने। शो दैट APD ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है CQB के। ये दोनों ग्रीन वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। कैसे करें, समझ में आ रहा है कुछ? देखो, एक तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इन दोनों ट्राइंगल में अलग अलग साइड का काम कर जाएगी ये। ठीक है, एक साइड इसकी ये वाली, एक साइड इसकी ये वाली, दोनों ट्राइंगल की एक एक साइड इक्वल हो रही है। लेकिन ये किसका कहाँ से आई है? ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स थी। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, इसलिए डबल कट मैंने या सिंगल कट आप लगा सकते थे यहाँ पे। अच्छा जी, और ये देखो Z बन रहा है पूरा। ये मार्कर देख रहे हो जहाँ जा रहा है पॉइंटर, ये तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात क्या करें इसके अंदर? सर BQ और DP इक्वल गिवन। हाँ, इक्वल है। हाँ ठीक है, फिर तो हो गया। एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल, SS रूल से दोनों ट्राइंगल SS हैं, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ वर्ड्स फटाफट। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB,
कैसे इक्वल हुए, मैंने लिखा है यहाँ पे ए डी इसकी और सी बी इसकी साइड इक्वल है। रीज़न, ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी की, और ए बी सी डी अगर कोई भी पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, तो ये ठीक बात है, ये हो जाएगा काम, ये ट्राइंगल की साइड का काम कर गया। अच्छा, यहाँ पे एंगल वाली बात लिखते हैं, ये एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 नज़र आ रहा है ना, एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ लिखा है, तो एंगल 1 इसके अंदर आ रहा है, एंगल 2 इसके अंदर आ रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, लाइंस यहाँ पे कौन सी पैरेलल यहाँ लिख सकते हैं आप, ए डी पैरेलल टू बी सी, और ये पैरेलल क्यों है, ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ का, सारी तो नहीं खैर, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ का। और तीसरी बात कौन सी लिखी, ये वाली डी पी और बी क्यू, डी पी यहाँ से लिखा और बी क्यू यहाँ के लिए लिखा, ये गिवन है। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल जो है दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस यही बनेगा, एक तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, अभी फ़िलहाल ए पी डी और सी क्यू बी, हाँ ठीक है, सीक्वेंस सही है, यही बनेगा। साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाँ हितेश, क्या कहना है बेटा, सर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इन दो ट्रायंगल में बीपी और बीपी में डी ऑर्बिटल और क्या चीज़ से कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। सर क्या कहा है, इसने कहा है कि अगर बी क्यू साइड और डी पी साइड इक्वल नहीं दी होती है, तीसरे वाला पॉइंट नहीं दिया होता तो कैसे कॉन्ग्रुएंट करते, सर फिर नहीं नहीं होता ही नहीं ना। कुछ एक कंडीशंस जब तक दी नहीं होंगी तो क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ कि एक ट्राइंगल है और हम इस क्वेश्चन को सिर्फ 10th लेवल तक के हिसाब से पूछें, आगे बड़ी क्लासेस के हिसाब से ना पूछें, क्योंकि वहाँ पे और भी रूल्स आ जाते हैं। मैं कहूँ जी इस ट्राइंगल का इसका एरिया निकालो, मैं एक साइड दे दूँ बस, तो मैं क्या करूँ, इसका मैं नहीं निकाल सकता। तीनों साइड्स दो, हीनोस फॉर्मूला लगा सकता हूँ, या इस साइड के ऊपर की परपेंडिकुलर दे दो तो मैं निकाल सकता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी पड़ेगी ना, अदरवाइज मैं काम नहीं कर पाऊँगा उस पर। अब सर आगे की क्लासेस में ऐसा भी होता है कि एक ही साइड से निकल जाता है। हाँ ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, हाँ हाँ आगे पता चलेगा आपको, जब ट्रिगो पढ़ लोगे ना तो उससे काम हो जाएगा आगे। ट्रिगो पे एंगल और साइन थीटा कॉस थीटा से साइन कोसाइन रूल्स जब पढ़ लेंगे तो आप उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े आराम से निकाल पाएंगे। लेकिन वहाँ पे हमारे को कुछ एक जो कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेटर से लेनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक एंगल की वैल्यू हम अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। कुछ एक तो हमारे को याद रहती हैं, कुछ एक के लिए कैलकुलेशन भी हम आराम से करते हैं, लेकिन कुछ एक के लिए कैलकुलेटर जिंदाबाद। ठीक है, यानी कि पूरा साइन कोसाइन की जो रेडियन की, या आप उसको भी फ़िलहाल डिग्री समझ लो, तो किसी भी एंगल की अगर वैल्यू हमें मालूम हो तो हम ट्रायंगल पे काम कर सकते हैं। हाँ तो मैं क्या बता रहा था इसके अंदर, हाँ ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू आप लिख सकते हैं। ए पी इसकी साइड, पहले दो लेटर यहाँ से उठाए, पहले दो यहाँ से उठा सकता हूँ मैं। अगर ये काम हो रहा है तो ये तो सी पी सी टी हो गया काम, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है जी, पहला और दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, ट्राइंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी और सी पी डी, सी पी डी, तो ऐसा इनको येलो शेड कर देता हूँ। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। कैसे कर सकता हूँ, वैसे ही कर सकता हूँ जैसे अभी ये कर रहा है। ये सिंगल कट वाली साइड इस सिंगल कट वाली साइड के इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है जी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये उल्टा z वाले पे बन रहा है, और उल्टे z पे अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, यानी कि z की जो एंड लाइंस हैं वो पैरेलल हों, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, 1 और 2 तो डाल चुका हूँ यार, पहले इसको 4 कर देता हूँ और इसको 3 कर देता हूँ, क्योंकि 2 को 3 करना आसान है और 1 को 4 करना आसान है, इसलिए ऐसा कर दिया मैंने। तो 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। हाँ जी, और बी क्यू और डी पी वही सेम पहले वाले पॉइंट्स जैसे उठाए थे वैसे यहाँ पे ये दोनों साइड्स जो हैं ए पी सॉरी डी पी और बी क्यू दोनों येलो वाले ट्राइंगल का पार्ट बन रही हैं। बी क्यू साइड ऊपर वाले ट्राइंगल का येलो ट्राइंगल का पार्ट है, और डी पी साइड इस नीचे वाले ट्राइंगल का। अब ऊपर और नीचे कैसे पढ़ना है ये तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो ये पहले और ये लास्ट में राइट और लेफ्ट की बात कर सकते हैं, नहीं लेफ्ट और राइट की बात कर सकते हैं।
तो लिख देते हैं बस इसको फटाफट से, तीसरे पॉइंट को। ये हो गया था फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक, ये सेकंड पॉइंट हुआ। अब थर्ड पॉइंट के लिए लिख रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD क्या क्या बातें इक्वल हैं? पहले कौन सा है? AQB, तो AB और CD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इस पे एंगल 4 आ रहा है, इस पे एंगल 3 आ रहा है। और तीसरी साइड, तीसरा पॉइंट आ गया इधर से BQ, उधर से DP, BQ DP ये गिवन है। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स को लेके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD SAS रूल से। ठीक है जी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या है? AQ और CP, AQ और CP यही CPCD बन जाएगा। AQ पहले 2 पॉइंट इसके उठाए और ऐसे दूसरे में पहले 2 पॉइंट उसके उठा लिया, तो ये CPCD हो जाएगा। ये फोर्थ पॉइंट हो गया, समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, अब ये वाले पॉइंट्स, वो क्या कह रहा है? APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ, ये जो अंदर वाइट पार्ट है, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। यानी कि मुझे इसको पैरेललोग्राम बताना है। शायद से कोई पहला क्वेश्चन आया जहाँ पे मैं इसको पैरेललोग्राम बता रहा हूँ, या नहीं, पैरेललोग्राम पहले भी कहीं लिखा ही होगा। अगर मैं बता दूं अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो वो पैरेललोग्राम, अगर मैं बता दूं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो वो पैरेललोग्राम, अगर मैं बता दूं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो वो पैरेललोग्राम, अगर मैं बता दूं उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, तो वो एक पैरेललोग्राम। अगर मैं बता दूं कि सारे एडजेसेंट एंगल्स जितने भी 3 या 4 पेयर, वैसे तो 4 बनते हैं, हम 3 पेयर को अगर हम दिखा दें कि उनका सम 180 है तो वो एक पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो वो पैरेललोग्राम। कितने सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास एक पैरेललोग्राम को बताने के लिए। अब जोन सा लग सकता है वो लगा दो। अभी देखना, जो सेकंड वाला पॉइंट था और जो फोर्थ वाला पॉइंट था उसको जरा यहाँ मार्क करते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था AP और CQ, AP और CQ, AP और CQ, ये वाली साइड इक्वल हो गई सेकंड वाले पॉइंट से। फोर्थ वाले पॉइंट में AQ और CP इक्वल है, AQ और CP। तो ये इस क्वाड्रिलेटरल ABCQ जो है, APCQ जो है, APCQ की अपोजिट साइड्स नहीं बन रही है? हाँ बन रही हैं, और ये तो इक्वल बता चुके हैं हम पहले ही सेकंड पॉइंट में और फोर्थ पॉइंट में। तो भाई ये पैरेललोग्राम हो गया। तो फिफ्थ पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम सेकंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं, वही पॉइंट को मैं रिपीट करने वाला हूं। क्या था वो? APCQ, AQCP, AQCP। ठीक है, तो फ्रॉम इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम लिख सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये उस ABCD नहीं आएगा, सॉरी मैं यहाँ गलत लिख गया हूँ, क्या बनेगा देखना पड़ेगा मुझे। APCQ एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो साइड्स हैं इसके अपोजिट साइड्स बन रही हैं इस क्वाड्रिलेटरल की। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल APCQ में APCQ के इक्वल, AQCP के इक्वल। ये हम प्रूव कर चुके हैं फ्रॉम सेकेंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट से हमने वैल्यूज डाली हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये वहाँ पे क्या रोल अदा कर रही हैं, ये उसके अपोजिट साइड्स हैं। इफ़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आगे से तो बस ये 5 पॉइंट थे। क्वेश्चन दिखने में लग रहा था बड़ा है, लेकिन आसानी से हो गया। समझ में आ गया है कि नहीं आ गया ये मुझे बता दो, तब हम आगे कुछ काम कर पाएंगे। और आगे का काम करते हैं अगली क्लास में। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं? इसके 3 क्वेश्चन बचे हैं, और ये तीनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आसान हैं, ठीक ठाक हैं।
थोड़ा सा जो तुम्हारा दिमाग परेशान करेगा वो 12th क्वेश्चन करेगा, बाकी ये दोनों तो ठीक ठाक है, इनको भी बड़े तरीके से हम कर सकते हैं। करके देखना, नहीं तो मैं अगली क्लास में करा ही रहा हूँ। और इस वाले क्वेश्चन में एक नई प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, आज इतना करके रखो, PDF भेज रहा हूँ, प्रैक्टिस करके रखो सारे की। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी तरीके से आपको नई नई बातें समझ में आ रही होंगी, इसके अंदर लिखना समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर्टीज समझ में आ रही होंगी। मेन फिर बता रहा हूँ, सारा का सारा दारमदार इस टॉपिक का है, सारे टाइप के जो भी पैरेललोग्राम थे उनकी प्रॉपर्टीज़। आप प्रॉपर्टीज़ ध्यान करो, याद रखो, काम कर पाओगे, अदरवाइज़ फिर रट्टा मारना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय राम जी की, बाय बाय।